10 का चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 में है आपका एक टॉपिक जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, संघवाद क्या होता है? संघ के मतलब संगठन, वाद के मतलब विचार। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप है, एक पूरा संघ है, एक संगठन है और सबका एक विचार जो है मिल के बनता है, उसी को संघवाद बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं संघवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संघवाद का अर्थ होता है संघ, संगठन, वाद मतलब विचार, दोनों को मिलने से संघ और प्लस वाद को मिलने से बनता है संघवाद। यानी कि इसी को बोला जाता है संघवाद, यानी कि संगठन और विचार, संगठन और विचार। इसका मुख्य कार्य कैसे होता है यह हम थोड़ा आपको बुक से बताते हैं। यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली कार्य करते हैं। संघवाद जो जिस देश में संघवाद शासन को अपनाया गया है वहां के जो गवर्नमेंट होता है, सरकार जो होती है, वो दो स्तर में काम करती है। स्तर में या दो से अधिक भी हो सकता है, दो से अधिक या दो स्तर में सरकार काम करती है संघवाद में। फिर बोलता है इसी टॉपिक में आपको क्या कि भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कानून बनाने और कर वसूलने तथा प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बोलता है कि इंडिया में दो तरह के शासन व्यवस्था है, दो स्तरीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र भी शासन करता है और राज्य भी शासन करता है, लेकिन सबके लिए कानून व्यवस्था एक ही है और हर कोई का एक सीमा है। सीमा मतलब कि आपको हम बोल दें कि सबको दिया गया है कि तुम इसी सीमा के अंदर रह के कार्य करोगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि राज्य सरकार एक संगठन चला रही है राज्य में, जिसमें आपका शिक्षा विभाग का अलग मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग का अलग मंत्री है, तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग का मंत्री स्वास्थ्य विभाग में जाके अपना हुक्म चलाएगा, उसको इंट्रोडक्शन देगा, या फिर कानून व्यवस्था के कानून मंत्री अलग है तो उसको जाके कानून का पाठ पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है, जबकि ये सारे एक ही नागरिक पे शासन कर रहे हैं। एक ही नागरिक मतलब हम ही के ऊपर ये लोग शासन कर रहे हैं, कोई दूसरा नागरिक के ऊपर नहीं, लेकिन सबका कार्य करने का एक अलग अलग सीमा है, भिन्न भिन्न सीमा है, यही बताता है। आगे क्या बोलता है 3 नंबर में, बोलता है कि और इसी सीमा को जो अलग अलग सीमा में रहकर कार्य करते हैं उसी को बोला जाता है अधिकार क्षेत्र। वो अपने एक अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य को करते हैं, अलग अलग जो अथी में कार्य करते हैं उसी को अधिकार क्षेत्र बोलते हैं। अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? अधिकार क्षेत्र। तीसरा में बोलता है कि अलग अलग स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। बोलता है सबका अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वर्णित किया गया है कि तुम्हारा क्या अधिकार है, कानून मंत्री का क्या है, स्वास्थ्य मंत्री का क्या है, शिक्षा मंत्री का क्या है, ठीक है, विकास मंत्री का क्या है, मतलब सबका एक अलग क्षेत्र है और वो सारा वर्णित है संविधान में। फिर बोलता है हमारे देश के संविधान के मौलिक प्रावधानों के को किसी एक स्तर की सरकार स्वयं अकेले ही नहीं बदल सकती है। हमारे देश में कुछ मौलिक अधिकार है तो कोई एक सरकार, राज्य सरकार चाहेगा कि अब मौलिक अधिकार में हम जो है से किसी एक 5 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से किसी एक को हटा देते हैं जैसे, तो ये अकेले कोई एक स्तरीय सरकार नहीं हटा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके मौलिक अधिकार को हटाना चाहेंगे तब हटेगा, किसी को एक के कहने से नहीं। मान लीजिए हमको स्पीच देने का अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है भाषण देना, तो इसको बंद किया, कोई भी व्यक्ति जो है से अपने मर्जी से भाषण नहीं दे सकता है। तो उसका शिक्षा का अधिकार मेरा एक मौलिक अधिकार है, तो इसको बदलना चाहेगा तो कोई एक व्यक्ति इसको नहीं बदल सकता है। समझ रहे हैं ना? इसको बदलने के लिए दोनों स्तरीय के सरकारों को सम्मिलित होना चाहिए, मिलके ये बदल सकते हैं। फिर बोलता है अदालतों या न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार
की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य अधिकारों का विवाद हो तो उसको निपटारा करने का अधिकार किसको है? अदालत को, न्यायालय के। ठीक है, कोई बोलता है कि बदलाव होना चाहिए, कोई बोलता है नहीं बदलाव होना चाहिए, कोई नया नीति लेकर आता है राज्य सरकार तो कोई नया नीति लेकर आता है केंद्र सरकार, तो इसको चेंजेस होना चाहिए, ये हमको नहीं पसंद है और उसको नहीं पसंद है। दोनों आपस में लड़ गया कि क्यों नहीं पसंद है, मैं इसको पास करवा कर रहूंगा, वो बोलेगा नहीं पास करवाऊंगा भैया, तो ऐसे में तो दिक्कत हो गया ना। तो तीसरा व्यक्ति है न्यायालय, अदालत, वो दोनों का निपटारा करवाएगा, दोनों को समझाएगा और फिर इस पे केस चलेगा, जो जीतेगा उसी का बाद पारित किया जाएगा। वित्तीय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के भिन्न भिन्न स्रोत होते हैं। अब वित्तीय फाइनेंस के लिए सरकार के पास अलग अलग संसाधन है, दोनों स्तर के सरकारों के पास अलग अलग संसाधन उसका वर्णित है कि किसको कहां से टैक्स लेना है और कैसे टैक्स लेके कैसे कार्य को करना है, समझ रहे ना। तो ये अलग अलग वित्तीय फाइनेंस अपना बढ़ा सकते हैं। फिर बोलता है कि इस तरह हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य यानी देश के एकता को सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ठीक है, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। इसी के कारण संघीय व्यवस्था के संगठन कामकाज के लिए दो चीजें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे और नियमों के परस्पर सहमति होनी चाहिए, एक दूसरे के विश्वास होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का पालन करें। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष दोनों आपसी भरोसा तथा साथ रहने पर सहमति जताए। केंद्र और विभिन्न राज्य के सरकार मध्य सत्ता के बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार के विभिन्न किस्म की होती है, सब जगह अलग अलग तरह से सरकार के कार्य करते हैं। अगर देश को उन्नति की ओर लेना हो और देश में विकास करना हो तो यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर और ईमानदारी से कार्य को करना होगा। और इससे ये चीज का फायदा होता है कि हमारे देश में जो है लोगों में समानता बने रहे, एकता बने रहे, अखंडता रहे, ठीक है, ये सारे कुछ सम्मिलित हो, यानी कि हमारा देश अखंड भारत हो जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है, जिसको खंड ना किया जा सके, ऐसा भारत बन सकता है कब? ये संघीय शासन व्यवस्था अगर हमारे देश में है तो इसको ईमानदारी से अपने अधिकार क्षेत्र में रह के कार्य करे तो, ठीक है। आज ये छोटा सा डिस्कस हम लोग किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसका डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।